हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। आज हम HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूनिट का सेकंड पार्ट एंड फाइनल पार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर हम 2 चैप्टर समझेंगे। कल हमने समझा था क्या, HRP और जॉब एनालिसिस। आज हम करेंगे एड्रेस रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एंड 4th चैप्टर ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट। आपका चैप्टर क्या है? आपका है प्लेसमेंट। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन क्या है, फटाफट ये समझना है। इसमें बाकी कुछ भी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इसके अंदर कंसेप्ट नहीं है। बस यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट मतलब ये होता है इन्विटेशन। समझो, you are a company, you are inviting applicants to the company, to your office to give interview. That is recruitment. Selection, once you select a candidate for a particular job, a position in the company or in the specific department in the company, that becomes selection, right? So यहाँ पे लिखा भी है, सिलेक्शन का मतलब क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एंड चूजिंग द मोस्ट क्वालिफाइड एप्लीकेंट फॉर अ पोजीशन, एंड रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ परसुएडिंग क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स टू अप्लाई फॉर एन ओपन पोजीशन इन द कंपनी। यानी कि कंपनी के अंदर जब ओपनिंग निकली है, कोई जॉब ओपनिंग है, तो आप उसके लिए लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो आए, आपकी जॉब एप्लीकेशन फिल करें और इंटरव्यू देने आए। दैट इज़ रिक्रूटमेंट। ठीक है, सिलेक्शन, अब जो आए हैं एप्लीकेंट्स आपकी कंपनी में, आप उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, आप राइट स्किलफुल पर्सन फॉर द राइट जॉब सिलेक्ट कर लेते हैं फाइनल कैंडिडेट को, वो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है कि आप रिक्रूट उसे ही करेंगे, आप उसी ही इंसान को बुलाएंगे जिसका जॉब स्पेसिफिकेशन फिट होगा जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ। ये हमने डिस्कस किया था जॉब एनालिसिस में कि भाई जो जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, जितने आपने एजुकेशन क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया रखा है, वो फिट हो रहा है, वही लोग आपके यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए, मतलब आपका इंटरव्यू देने आएंगे। ठीक है, रिक्रूटमेंट को ज़रूरत होती है 3 तरीके की। सबसे पहले प्लान्ड होता है, एंटिसिपेटेड होता है, फिर अनएक्सपेक्टेड होता है। प्लान्ड मतलब होता है कि सबसे पहले आपको पहले से एडवांस पता है कि हाँ, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, तो उसके लिए आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी में कुछ चेंज होगा। रेजिग्नेशन हुआ, डेथ हुआ, एक्सीडेंट हुआ, ये सब चीज़ें अनएक्सपेक्टेड नीड है। अचानक से किसी की रिज़ाइन किसी ने कर दिया, तो आपको क्या चाहिए? आप किसी इंटरव्यू फिर से कंडक्ट करेंगे, आप एप्लीकेंट्स को इनवाइट करेंगे, वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगा। एंटिसिपेटेड नीड क्या होता है? इट रेफर्स टू दोज मूवमेंट्स इन ह्यूमन रिसोर्स जहाँ पर विच कैन प्रिडिक्ट बाय स्टडिंग। जैसे कि आप स्टडी कर रहे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कि भैया अब आपके इंटरनल में शॉर्टेज पड़ने वाली है, एक्सटर्नल में ऐसा बदलाव आने वाला है, तो आपको और भी स्किलफुल पर्सन चाहिए, या फिर लॉस होगा तो आपको छटनी यानी कि डिमोशन करना है, आपको ले ऑफ करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी, और फिर से जो जो हाई पैकेज में बैठे हैं उन्हें आप ले ऑफ कीजिए, और कॉस्ट को बचाने के लिए नया रिक्रूटमेंट प्रोसेस कीजिए जिसमें आप कम सैलरी में लोगों को इनवाइट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ एंटिसिपेटेड नीड्स फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसकी फीचर्स क्या क्या है? रिक्रूटमेंट जो होता है एक ऐसा सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ का प्रोसेस होता है। ये कोई सिंगल एक्ट या इवेंट नहीं है, ये लगातार एक प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि सिलेक्शन हो ना जाए। ये पॉजिटिव फंक्शन है क्योंकि इसके अंदर कोई निकाला नहीं जाता, किसी को मना नहीं किया जाता। इट इज़ for everyone, it is an invitation card for everyone who are eligible for the job position as per the job specification and job description। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट को इसीलिए पॉजिटिव फंक्शन कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ एक एलिजिबल पर्सन्स के लिए पूल है फ्रॉम विच दे मोस्ट सुटेबल वंस कैन बी सिलेक्टेड, जो उसमें से सिलेक्ट होंगे। रिक्रूटमेंट एक परवेसिव फंक्शन है जिसके अंदर जैसे सभी ऑर्गेनाइजेशंस को रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सभी इसमें डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ये 2 वे प्रोसेस रहता है, एक तरफ रिक्रूटर होता है, दूसरी तरफ रिक्रूटी होता है, यानी कि एक इंटरव्यूअर है और एक इंटरव्यूई है।
ये कॉम्प्लेक्स जॉब है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की इमेज, जॉब नेचर क्या है, लेबर लॉज क्या है, वर्किंग कंडीशंस क्या है, पास्ट रिक्रूटमेंट रिकॉर्ड क्या है, सरकारी पॉलिसीज़ क्या है, एंड सो ऑन। अब बात चलते हैं सोर्सेज के। कंपनी को हायर करना है तो कैसे करेगी? पहला सोर्स आता है इंटरनल, कि कंपनी के अंदर से ही, यानी कि या तो किसी को आप प्रमोट कर दो, एम्प्लॉय रेफरल, आप किसी से अपने ही एम्प्लॉय से उसी की जान पहचान के किसी बंदे को हायर कर लो, ठीक है। ये आपका इंटरनल हुआ। उसके बाद एक्सटर्नल आपको पता ही है, एडवर्टीजमेंट देके आपने बाहर से लोगों को इनवाइट किया, अपनी कंपनी में आप हायर कर रहे हैं। तो इंटरनल के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो देखते हैं। इंटरनल के फ़ायदे ये होते हैं कि एक तो आप अंदर ही अंदर से आप हायर करते हैं, आपकी कॉस्ट बचती है, आपके एम्प्लॉयज़ के बीच में आपकी बॉन्डिंग और ट्रस्ट और डेवलप होता है, क्योंकि आप एम्प्लॉयज़ की रेफरल यानी कि उसी की जान पहचान से आप जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ठीक है। और आपका इकोनॉमिकल हो जाता है, आपका टाइम बहुत बच जाता है, रिलायबिलिटी होती है, सेटिस्फाइंग होता है, सब चीज़ है ना। डीमेरिट्स क्या है? चॉइस बहुत लिमिटेड होती है, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होता है, इनएफिशिएंसी होती है, ठीक है। बाहर से आप करेंगे तो आप ज़्यादा बोल सकते हैं, आप अपनी ज़्यादा डिमांड्स रख सकते हैं, क्राइटेरिया ज़्यादा रख सकते हैं, बट इंटरनल में ये चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं क्योंकि आप कॉस्ट भी बचा रहे हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हायर लेवल पोजीशन पे अगर किसी को करना है तो आपके दिमाग में यही चलेगा कि यही लिमिटेड पूल है, इन्हीं को करना है, तो जो रेस है, कंपटीशन है, वो भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होता है। एक्सटर्नल सोर्सेज में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कैजुअल कॉलर्स हैं, सबको बाहर वाले लोगों को इनवाइट किया जाता है थ्रू द वेरियस सोर्सेज, एडवर्टीज़ करेंगे, मीडिया एडवर्टीज़ करेंगे एंड अदर सोर्सेज ऑफ द एडवर्टीज़मेंट, ठीक है। तो ये सारी इसमें है। उसके बाद लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, टेलीकास्टिंग है, ये सारी चीज़ें आपकी एक्सटर्नल उसमें आ जाता है। मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल, एक तो क्वालिफाइड आपको पर्सनल मिलेगा, टैलेंटेड लोग मिलेंगे आपको, कुछ हटके मिलेंगे, डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस रहेगा, फ्रेश टैलेंट पूल मिलेगा, उनके अंदर कंपटीशन की एक भावना रहेगी जो इंटरनल में नहीं होती है, वो एकदम लेधार्थिक हो जाते हैं, है ना। डीमेरिट्स क्या क्या है? डीमेरिट्स में अगर हम देखें तो डिससेटिस्फेक्शन एमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। कई बार क्या होगा कि आप नए की वजह से पुरानों में फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, डिससेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगा, एक टसल पैदा हो जाएगी। प्रोसेस बहुत लेंथी होता है और कॉस्टली भी होता है। आप इनवाइट करेंगे, एडवर्टीज़मेंट का खर्चा, फिर इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, तो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स कॉस्ट, ठीक है। रिस्पॉन्स भी नहीं पता कि सर्टेन होगा, अनसर्टेन भी होता है। कंपैरिजन करें अगर दोनों के अंदर, तो विच वन इज़ द बेस्ट, दिस इज़ चीपर, दिस इज़ कॉस्टली। एग्जिस्टिंग स्टाफ मेंबर्स, दे विल बी मोटिवेटेड कि हाँ भैया उनको उनका काम परफॉर्मेंस मिलेगा, उनके पास जो है जो स्कोप है फ्रेश टैलेंट का, वो कहीं ना कहीं डिमिनिश्ड भी होगा, क्योंकि इसलिए डिमिनिश्ड होगा कि आपको उसी कंपनी के अंदर ही रहना है, आपको नया चीज़ सीखने का मन ही नहीं करेगा। कहीं ना कहीं आप चीज़ों को ना बहुत टेक फॉर ग्रांटेड लेंगे, लेकिन अगर वही चीज़ कहते हैं ना घर के अंदर के वही बाहर होता है, तो आप कितना बढ़िया से नया आइडियाज़, नया इनोवेशंस, ये सब लेके जाते हैं। चॉइस ऑफ कैंडिडेट की जो है वो बहुत लिमिटेड होता है, फ्रेश टैलेंट का स्कोप मिनिमम होता है, जबकि बाहर वाले में ज़्यादा होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिक्रूटमेंट। अभी क्या ट्रेंड चल रहा है? आउटसोर्सिंग। एक कंपनी अपना टाइम बचाने के लिए एक दूसरी कंपनी को हायर करती है, अपना प्रपोजल बताती है, वो कंपनी फिर एक दूसरी कंपनी को जिसने डिमांड की है रिक्रूटमेंट की, उसको वो कैंडिडेट भेज देती है। तो दिस इज़ आउटसोर्सिंग प्रोसेस, ठीक है। कंसल्टेंसी फर्म जिसे कह सकते हैं। पोचिंग और राइडिंग। पोचिंग का मतलब ये होता है कि आप जो कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस पर्सन है विच हु सो ओवर ऑलरेडी वर्किंग विद अनदर रेपुटेटेड कंपनी, आप उसको पोच कर रहे हैं, आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उसको साइलेंटली ऑफर अट्रैक्ट कर रहे हैं कि भैया आप वो छोड़ दो कंपनी और हमारे पास आ जाओ। दिस इज़ पोचिंग टेक्निक। वेबसाइट और ई रिक्रूटमेंट क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनीज ना इंटरनेट के रिसोर्सेज को यूज़ करती हैं, वहीं पे एडवर्टीज़मेंट डालती हैं अपनी वेबसाइट्स में, और थ्रू CVs ईमेल्स दे हायर कैंडिडेट्स, ठीक है, दे रिक्रूट कैंडिडेट्स।
तो भारत के अंदर रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस क्या है, वी आर यूजिंग इंटरनल सोर्सेज मोर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है जो बहुत ही ओल्ड पुराना मेथड है, कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, एग्जीक्यूटिव सर्च इंजन्स हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एम्प्लॉय रेफरल्स है। सो दीज आर दिस रिसोर्सेज विच आर रनिंग इन आर कंट्री। ठीक है, अब सिलेक्शन आपको पता ही है कि सूटेबल कैंडिडेट को हम चूज़ कर लेते हैं, फाइनल डन करते हैं, डेट इज सिलेक्शन। ठीक है, कि उसके स्किल सेट जो हैं वो जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले रिसेप्शन पे स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है, एप्लीकेशन ब्लैंक, वेटेड एप्लीकेशन ब्लैंक, सिलेक्शंस टेस्टिंग, इंटेलिजेंस टेस्ट। अब हर तरीके के ना हर कंपनी में सिलेक्शन प्रोसीजर अलग अलग है कि भाई आप पहले किसी को इनवाइट करोगे, आंसर राइटिंग टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होंगे, उसके भी 2 राउंड होंगे, फिर पर्सनल इंटरव्यू है उसके भी 2 राउंड है, फिर ग्रुप डिस्कशन है। तो ये अलग अलग तरीके के, इट डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ठीक है जी, ये प्रोसेस है। इसके बाद आपका सिलेक्शन यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब इंटरव्यू में भी मेथड्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपके एग्ज़ाम में, टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ में आता है, मेथड्स ऑफ सिलेक्शन मेथड प्रोसेस जो है वो आता है। तो इंटरव्यू किस तरीके से होते हैं, नॉन डायरेक्टिव, स्ट्रक्चर्ड, इनफॉर्मल, फॉर्मल, सिचुएशनल, बिहेवियरल, स्ट्रेस, पैनल, ग्रुप, डेप्थ। अब चलते हैं 1 बाय 1। ठीक है, नॉन डायरेक्टिव क्या होता है, ये ऐसा इंटरव्यू मेथड है जिसमें रिक्रूटर कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछता है जो अचानक उसके दिमाग में आएगा, कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, अचानक जो मेरे दिमाग में एज अ इंटरव्यूअर जो भी मेरे दिमाग में आएगा आई विल आस्क यू। ठीक है, डायरेक्टिव क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, पहले से ही सेट ऑफ क्वेश्चंस रेडी होते हैं, एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए इंटरव्यूअर इंटरव्यू से व्यूई से क्वेश्चन पूछता है। फिर दूसरा मेथड आता है इनफॉर्मल इंटरव्यू। इनफॉर्मल में क्या होता है, ऐसे इंटरव्यू कहीं पे भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो प्लान्ड है और जो है स्टाफ को अर्जेंटली देना है, वो कहीं पे भी कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, अ फ्रेंड और रिलेटिव ऑफ द एम्प्लॉयर में टेक अ कैंडिडेट टू द हाउस ऑफ एम्प्लॉयर, और मैनेजर घर पे भी लेके जा सकते हैं, सिंपली क्वेश्चन पूछ सकते हैं एजुकेशन का, प्लेस का, आपका कहाँ जन्म हुआ, आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो ये इनफॉर्मल इंटरव्यू है। फॉर्मल इंटरव्यू क्या होता है, जो पहले से प्री प्लान्ड होता है और एक एटमॉस्फेयर मतलब फॉर्मल जगह में ही वो कंडक्ट किया जाता है, सारी फॉर्मेलिटीज़ प्रोसीजर सब कुछ वो एकदम टाइम टू टाइम का होता है और एडवांस में ही वो सारा चीज़ तय होता है। सिचुएशनल इंटरव्यू क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के वेरिएशंस हैं। इसके अंदर एप्लीकेंट्स हाइपोथेटिकल इंसिडेंट से उसको कन्फ्रंटेशन करना होता है एंड आस्क्ड हाउ और शी वुड रिस्पॉन्ड टू इट। जैसे कि कोई सिचुएशन दे दी है, उस सिचुएशन को आप किस तरीके से डील करेंगे, यही आपका एक इंटरव्यू है। ठीक है, तो ये पहले ही इवैल्यूएशन इसका जो होता है वो पहले ही सिचुएशन का तय कर लिया जाता है कि ऐसा रिस्पॉन्स आना चाहिए, तो उसको इतना स्टैंडर्ड बेंचमार्क दिया जाएगा। बिहेवियरल इंटरव्यू क्या होता है, जिसके अंदर एक जो इंटरव्यूअर होता है वो फोकस करता है एक्चुअल इंसिडेंट्स के ऊपर जो आप बीती एक एप्लीकेंट्स की लाइफ में, पास्ट लाइफ में बीती हुई होती है। ठीक है, एप्लीकेंट इज सपोज टू रिवील व्हाट ही और शी डिड इन अ गिवन सिचुएशन, फॉर एग्जांपल हाउ ही डिसिप्लिन्ड एन एम्प्लॉई हु वाज स्मोकिंग इनसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, जैसे कि पास्ट में उसने किस तरीके से मैनेज किया, ये बिहेवियरल काइंड ऑफ है। स्ट्रेस इंटरव्यू क्या होता है, जिसमें जानबूझकर इंटरव्यूअर अटेम्प्ट करता है कि वो एप्लीकेंट्स को ऐसे सिचुएशन में फंसाता है या स्ट्रेसफुल बनाता है कि वो उस स्ट्रेसफुल में कैसे अपने आप को ढालेगा, कैसे मैनेज करेगा, कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, पैनल इंटरव्यू क्या होता है, जिसमें एक पैनल में 4 से 5 मेंबर्स होते हैं, वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और 1 बाय 1 इंटरव्यूई से क्वेश्चन पूछते हैं। ग्रुप इंटरव्यू क्या होता है, जिसमें कोई एक इंटरव्यू नहीं दिया जाता है, ग्रुप में ही इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, ग्रुप में लोग होते हैं, ग्रुप में ही पार्टिसिपेशन सभी कोई करेगा और वो अपना अपना प्रेजेंटेशन देगा। डेप्थ इंटरव्यू क्या होता है, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जिसके अंदर
एक की एरिया जो है वो कंसर्निंग रहेगा. इट इज़ डिज़ाइंड टू इंटेंसिवली एग्जामाइन द कैंडिडेट्स प्रोफिशिएंसी इन हिज एरिया ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट. ठीक है, तो ये आपका सारा कुछ मेथड हो गया. यही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये पूछेगा. स्टेप्स क्या है इंटरव्यू प्रोसेस के? पहले इंटरव्यू को प्रिपेयर करना, फिजिकली सेटिंग कहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, क्लोजिंग द इंटरव्यू, इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट. ठीक है, ये 4-5 स्टेप्स हैं, बहुत ही ईजी हैं. इसके बाद आपका आता है, ये SOL का ही बेटा है. और रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है? सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, जबकि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव है. सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो राइट कैंडिडेट को देता है, ऑफरिंग देम दी राइट जॉब. लेकिन रिक्रूटमेंट में ऐसा नहीं है, वो सभी को इन्वाइट करेगा. प्रोसीजर में बात करें तो द फर्म नोटिफाइज द वैकेंसीज थ्रू वेरियस सोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूट्स एप्लीकेशन फॉर्म्स टू कैंडिडेट. जबकि सिलेक्शन में द फर्म आस्क द कैंडिडेट्स टू पास थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेजेस सच एज फिलिंग ऑफ फॉर्म्स, एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग, इंटरव्यू, मेडिकल एग्जाम एंड सो ऑन. इसमें कोई कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं होता है, जबकि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में. ठीक है, सो विद दिस चैप्टर हैज़ बिन कंप्लीटेड नाउ. अब हमारे पास बचता है प्लेसमेंट. ठीक है, तो प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड सोशलाइजेशन. प्लेसमेंट क्या होता है? प्लेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जब कोई पर्सन सिलेक्ट हो चुका है. अब सिलेक्ट होने के बाद राइट मैन को राइट जॉब पर हायर किया है, जिसको उसको उस पर फिट कराना, यही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्लेसमेंट का. उसको सिलेक्टेड कैंडिडेट को प्रॉपर जॉब की तरफ अलाइन कर देना, दैट इज़ प्लेसमेंट, है ना. प्लेसमेंट इन सिंपल वर्ड्स मीनिंग सेंडिंग द न्यूली एम्प्लॉयड पर्सन टू सम डिपार्टमेंट फॉर वर्क. Placement should be based on the qualification and qualities of the person selected. It should match with the staff recruitment of different departments. It is the duty of the personal department to send the new employee to the department and job for which he is better suited. अब यहीं पे आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंगली आप जिस जॉब के लिए आपको हायर किया गया है, आप उसी डिपार्टमेंट में कैंडिडेट को भेज देते हैं, वहाँ पे फिट करा देते हैं. ये आपका प्लेसमेंट हो गया. प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों नहीं है भाई? क्योंकि वंस यू रिक्रूट अ पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर जॉब पोजिशन, देन दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लेस अ पर्सन ऑन अ पर्टिकुलर जॉब टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द जॉब. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है प्रॉब्लम क्या क्या फेस करनी पड़ती है. भाई फेस तो करनी पड़ेगी. अब एम्प्लॉयज़ को आपने हायर कर लिया, एक सेट एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया था उसमें फिट भी बैठ गया, लेकिन एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन कुछ और है ना. कुछ और एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं, वो बैलेंस नहीं बैठ पा रहा है एक्सपेक्टेशंस में और एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेशंस में, दोनों की अलग अलग है. वो मीट होना एक सबसे बड़ा चैलेंज है. HR मैनेजर को देखना पड़ता है. टेक्नोलॉजी चेंज आ गया है ना, वो भी HR मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई एक्सप्लेन करना न्यू रिक्रूट्स को और उनको सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दिलवाना. सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, भाई कई बार ऐसा होता है एम्प्लॉयज़ के और जहाँ पे वो काम कर रहे हैं दोनों के सोशल एलिमेंट्स अलग अलग हैं. तो HR की ड्यूटी है कि भाई वो फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, फिर उन रिक्रूट्स को ओवरकम करवाना. ठीक है, इफ़ द प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ क्या है? अगर मान लीजिए कैंडिडेट की प्लेसमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, जिस काम के लिए उसको चूज़ किया गया था वो काम पे उसको नहीं दिया गया है, तो उसकी ग्रोथ जो है वो होगी नहीं और कंपनी की भी नहीं होगी अल्टीमेट. तो HR मैनेजर को ये मेक श्योर करना है कि जो भी कैंडिडेट्स प्लेस्ड हुए हैं जिस पोजीशन के लिए, वहाँ पे डिज़ायर रिजल्ट आएगा ही आएगा. ठीक है, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं जब प्लेसमेंट डिसीजन होता है? तो जॉब रिक्वायरमेंट्स, कि हर एम्प्लॉय को उस पोजीशन पे अलाइन करना चाहिए जिसके लिए वो सूटेबल हैं. ठीक है, सूटेबल क्वालिफ़िकेशन, जितनी क्वालिफ़िकेशन है उस हिसाब से वो जॉब अलॉट होनी चाहिए. जॉब की पूरी इन्फॉर्मेशन उस कैंडिडेट को है कि नहीं है, नॉलेज है कि नहीं है, पर्सन कितना कमिटेड है, कितना लॉयल है उस पर्टिकुलर जॉब को फुलफ़िल करने के लिए, उसको पेनल्टी का पता है कि नहीं पता है. ये भी HR मैनेजर का फ़र्ज़ है एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करना इन एडवांस में कि भैया अगर आप कुछ भी गलत करते हैं तो आपकी जॉब पर इसका असर पड़ेगा.
अब आता है इंडक्शन। इंडक्शन क्या है? एक ओरिएंटेशन भी है। पहले दिन की जो ट्रेनिंग होती है, मेंबर्स को इंट्रोडक्शन दिलाना, कंपनी के बारे में जो है वो रूबरू कराना, परिचित कराना, सभी कलीग से परिचित कराना, कंफर्टेबल है कि कल्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो कैसा है, वो सब कुछ करवाना, कि जिससे कि एक वेलकम, जैसे कहते हैं ना, वेलकमिंग नोट होता है, जब घर में बहू आती है तो उसका वेलकम किया जाता है, सबसे मिलवाया जाता है। ऐसे भैया ऑफिस में जब एम्प्लॉय आता है तो इंडक्शन प्रोग्राम रखा जाता है, वो प्लान्ड होता है। उसमें एम्प्लॉयज़ को ऐसा फील कराया जाता है कि भैया ये उसका घर जैसा है, वो यहाँ पे पहले से ही काम कर रहा है, कुछ नया नया नहीं है, तो अपने आप को एलियन नहीं समझना है, अपने आप को बहुत ही अलग नहीं समझना है सबसे। पर्पस क्या है इंडक्शन का? टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई उसका स्ट्रक्चर क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, सीनियर्स जूनियर्स, आपका जो पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो किस तरीके से डिवाइड है एमंग द डिपार्टमेंट्स, क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, ठीक है। टू इंश्योर न्यू एम्प्लॉयज़ कि भाई वो उनके दिमाग में कोई भी फॉल्स इंप्रेशन ना जाए रिगार्डिंग न्यू प्लेस ऑफ वर्क, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज़ दी लास्ट इंप्रेशन। अगर पहले दिन ही पता चल जाए कि भैया यहाँ पे तो कुछ भी अच्छा नहीं है, they will get demotivated in future to work properly, ठीक है। एक अच्छा रिलेशन बनाना नए वर्कर्स और पुराने लोगों के बीच में, सीनियर्स के बीच में, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर द वर्कर्स, कि हाँ भैया वो सिक्योर फील करें यहाँ पे काम करके, ठीक है। इंडक्शन प्रोग्राम पूरा वेल स्ट्रक्चर किया जाता है, पहले से प्लान किया जाता है, ठीक है। लोकेशन कहाँ है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का ब्रीफ डिस्कशन देना है, एम्प्लॉयज़ के बारे में बताना है, क्या क्या हमारे यहाँ अवेलेबल है प्रोग्राम्स, कितनी ट्रेनिंग्स रखी जाती है, ये सब कुछ बताना, कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस, सेफ्टी मेजर्स क्या है, ग्रीवेंसेस और डिसिप्लिनरी प्रोसीजर क्या है, ये सब चीज़ें भी बताना। फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो एम्प्लॉयज़ के लिए भी बेनिफिशियल रहते हैं और कंपनी के लिए भी रहते हैं। अगर मान लीजिए एक एम्प्लॉय खुश होकर काम कर रहा है, कंफर्टेबल होकर काम कर रहा है, देन ओनली ही और शी कैन पुट देयर इनोवेटिव आइडियाज़ इन द कंपनी, इन रिटर्न कंपनी वुड ऑल्सो गेट प्रॉफिट इन फ्यूचर। तो ये एक ऐसा इंडक्शन का पर्पस है कि वो टू वे कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट करता है कंपनी में, जिसमें एक जो गैप होता है एम्प्लॉई और उसके मैनेजर में, वो एकदम गैप को हटाना, रिमूव करना, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना, ठीक है। कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है इंडक्शन में? टू मच इन्फॉर्मेशन इन द ओरिएंटेशन सेशन बिकम्स ऑलमोस्ट एज मच ऑफ अ प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा अगर आप बोल दोगे, ओवरवेल्म्ड, ओवरलोडेड, वो भी सफोकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ओरिएंटेशन एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो बर्डन ना हो सुपरवाइज़र के लिए, है ना, बहुत स्मूथ होना चाहिए, और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको ऐसा ना फील हो कि भैया वो इग्नोर हो गए हैं, ठीक है, किसी नए के आने से। कैसे ओरिएंटेशन को बहुत ही हम इफ़ेक्टिव बना सकते हैं या इंडक्शन को बना सकते हैं? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन साइड। तो सबसे पहले न्यू एम्प्लॉय शुड बी इंट्रोड्यूस टू द पीपल। सबसे पहले नया जो पर्सन आया है वो इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि पुराने लोग अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो कहीं डर ना जाए। तो सबसे पहले वो अपनी कलीग्स, सुपीरियर्स, सबॉर्डिनेट्स को अपना इंट्रोडक्शन दे, है ना। अ टी पार्टी में भी अरेंज फॉर दिस पर्पस, एक इनफॉर्मल टी पार्टी अरेंज हो। न्यू एम्प्लॉय को पता हो कि भाई उसको बताया जाए कंपनी की पॉलिसीज़ क्या है, जो उस पर लागू होती हैं, उसके स्पेसिफिक काम पे लागू होती है, जो एडमिनिस्टर स्मॉलर डोजेज ऑफ इन्फॉर्मेशन है, पीरियड ऑफ टाइम रेदर देन गिविंग। सब कुछ एक ही दिन बता दोगे तो भैया बॉम्बार्डिक हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे बताया जाए, ठीक है। कुछ चीज़ें एक ब्रीफ कर दिया जाए पहले दिन में, ठीक है। ऑन दी जॉब इंस्ट्रक्शंस एंड काउंसलिंग, ऐसा नहीं सबके सामने ही आप उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, कुछ इंडिविजुअल होना चाहिए, कुछ सबके सामने होना चाहिए। रीज़नेबल टाइम भी हम दें कि जिससे कि जो नया एम्प्लॉई है वो नए वर्क कल्चर में, नए वर्क इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल सके, ठीक है। भारत में इंडक्शन प्रोग्राम कैसा होता है? भारत में भैया बहुत ही बेकार तरीके से होता है। कई बार ऐसा होता है कोई नया एम्प्लॉय आ जाता है कंपनी में, एक कोने में बैठा हुआ है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, कोई किसी से मिलवा ही नहीं रहा है, जो सीनियर होता है वो अपनी इनसिक्योरिटी में मीटिंग ही नहीं करवा रहा है ना। बहुत सारे उसके दिमाग में पर्पस चल रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भैया ये तो हमारा इंटरनल सोर्स है, दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी एक खुराफाती दिमाग है भारत के अंदर जो चलता है कई कंपनीज़ के अंदर। ये इसका परिणाम ये होता है कि बायजू जैसी कंपनी भी डूब जाती है, सच्चाई है ये। तो इंडक्शन को बहुत ही ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए, बहुत ही इनोवेटिव रखना चाहिए, ठीक है। इट इज़ नो यूज़ ट्राइंग टू पुश अ हैंडबैग ऑफ सर्टिफाइड रूल्स एंड रेगुलेशंस इनटू हिज हैंड्स
एंड एक्सपेक्टिंग हिम टू टर्न आउट इन अ लॉयल एंड एफिशिएंट एम्प्लॉय। पहले दिन ही आप उसको ऐसा बना दो कि भैया तेरे से कंपनी को सारी इच्छाएं, सारी एक्सपेक्टेशन तेरे से है और तुझे सबसे ज़्यादा लॉयल बनना है और तेरे अंदर ही तुझे हम ये काम भी दे देंगे, ये भी दे देंगे। इससे क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग वाले होंगे ना, जो अच्छे से काम कर रहे होंगे, वो बंद हो जाएगा। वो सोचेंगे भैया हमें तो फ्यूचर, हमारी कोई ग्रोथ ही नहीं है यहाँ पे। और सोच समझ के आपको इंडक्शन प्रोग्राम रखना है। सोशलाइजेशन क्या है कि एडेप्टेशन एंड और या फिर कह सकते हैं एडजस्टमेंट प्रोसेस, यानी कि जो नया पर्सन आया है, न्यू कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है, उसको सोशलाइज कराना है सभी से, ताकि नया जो एम्प्लॉय है वो लर्न करे, वो वर्क कल्चर को समझे, वर्क के रोल को समझे, कैसे काम करना है, लोगों के साथ कैसे काम करना है, ग्रुप में रह के काम कैसे करना है, एज अ टीम मेंबर कैसे काम करना है। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि पर्सन की जो एंजाइटी है वो रिड्यूस होती है, उसको कोप अप करने की क्षमता उसकी बढ़ती है, दूसरों के साथ कैसे काम करना है। सोशलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, प्री अराइवल, इनकाउंटर, मेटामॉर्फिस। प्री अराइवल का मतलब ये होता है कि एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे न्यू एम्प्लॉय कुछ सीखता है। ठीक है, पहले से सीखा हुआ है, जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आया है उससे पहले उसने बहुत कुछ लर्न कर रखा है। ठीक है, तो ये कब उसने करा था, जब सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था, तभी उसको काफ़ी चीज़ें पता चल चुकी थी। ठीक है, कि वो इस वर्क कल्चर में फ़िट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इनकाउंटर क्या है कि जब उसको रियल वर्किंग कंडीशन का पता चलता है, जैसे कि मान लो जॉब की एक्सपेक्टेशंस जो थी को वर्कर्स की, सीनियर्स की, बिजनेस की एज अ होल, इफ़ द एक्सपेक्टेशंस कन्फर्म टू बी मोर और लेस करेक्ट, अगर मान लीजिए उसने सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया, तो बड़ा टेंशन की बात आ जाती है। तो इस पिक्चर में सोशलाइजेशन जो है वो बहुत एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता है टू अंडरस्टैंडिंग टू रिप्लेस दिस। ठीक है, मेटामॉर्फिस क्या होता है, न्यू एम्प्लॉय इन दिस स्टेज विल वर्क आउट सॉल्यूशंस टू मीट एनी प्रॉब्लम्स, हैंस दिस स्टेज इज कॉल्ड द मेटामॉर्फिस। मेटामॉर्फिस में नया एम्प्लॉय जो है वो अपने पीरियर्स को एक्सेप्ट कर लेता है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेसन नंबर 4 of this chapter. So with this I am concluding HRM unit 2 session here only. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. कल हम मिलेंगे थर्ड यूनिट के साथ। टोटल 5 यूनिट्स है, उसके बाद आपके प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थ्रू क्वेश्चंस विल डिस्कस द एनालिटिकल पार्ट ऑफ द आंसर। थैंक यू, प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you, good day.